નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું। मोदी को मुख्यमंत्री बनने के बाद जब पहली बार अहमदाबाद जाना था तो उन्होंने किसी के भी घर रुकने से इंकार कर दिया था। मोदी ने तय किया था कि वो अहमदाबाद के सर्किट हाउस में रुकेंगे। मोदी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी थी कि किसी भी विधायक के नाम पर कमरा बुक ना किया जाए और ना ही कोई पेमेंट की जाए। जहां रुकना महंगा ना हो बल्कि सरकारी व्यवस्था हो, उसे ही भावी मुख्यमंत्री के लिए बुक किया जाए। मुख्यमंत्री पद का ऐलान होने के बाद मोदी जब अहमदाबाद पहुंचे तो सबसे पहले अपनी मां हीराबा से मिलने गए। मोदी ने जब मां के पैर छुए तो मां बोली, बेटा कुछ भी करना लेकिन पैसे मत खाना, किसी का बुरा मत करना। मोदी की मां को लगता था कि ज्यादातर नेता पैसे खाते हैं। वो अपने बेटे को इस बुराई से बचाना चाहती थी। ये जीवन का बहुत सौभाग्य होता है, माँ के आशीर्वाद, इससे बढ़कर के कुछ नहीं होता है। मां से मिलने के बाद जब नरेंद्र मोदी सर्किट हाउस पहुंचे तो वहां उनसे मुलाकात करने के लिए नेताओं का तांता लगा हुआ था। सभी नरेंद्र मोदी को ये कह रहे थे कि इस समय पार्टी की हालत खराब है, वो मुख्यमंत्री ना बने। अगर उनके मुख्यमंत्री रहते पार्टी चुनाव हार जाएगी तो उनके सिर पर ही पूरी जिम्मेदारी डाल दी जाएगी। स्थानीय लोगों का नरेंद्र मोदी से यह कहना था कि किसी भी हालत में रात के खाने के समय तक बिजली आ जाए। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात को बिजली में सरप्लस राज्य बना दिया। उनके कार्यकाल में गुजरात के कोने कोने में 24 घंटे बिजली आती थी और उसके बाद वो लगातार गुजरात पर राज करते रहे और मुख्यमंत्री भी बने रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी को अहमदाबाद सर्किट हाउस में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। दरअसल मोदी को सुबह 5 बजे जल्दी उठने की आदत थी। वो उठकर अखबार पढ़ते थे, लेकिन सर्किट हाउस में अखबार सुबह 8 बजे आता था। इंटरनेट का कनेक्शन भी नहीं था। मोदी इंटरनेट और अखबार के बिना रह नहीं पाते थे। मोदी ने वो दिन बड़ी मुश्किलों से काटे। मोदी जब 1995 से लेकर 2001 तक गुजरात से बाहर रहे तो अपना मन लगाने के लिए पार्टी के काम के साथ साथ तकनीक में भी रुचि लेने लगे। उसी दौर में मोबाइल फोन ने दस्तक दी थी। मोदी ने तकनीक की ताकत को समझना शुरू किया। तकनीक को मोदी ने मुख्यमंत्री बनने से पहले सीखा, लेकिन उसका असल उपयोग मुख्यमंत्री बनने के बाद किया। सोशल मीडिया का भारतीय राजनीति में पहला इस्तेमाल मोदी ने ही किया। वक्त बहुत तेजी से बदल चुका है। पहले हम लोग कभी किसी परिवार में जाते थे, छोटे बच्चे से बात करते थे तो बच्चा क्या करता था, अगर आपके चश्मे हैं तो खींच के ले लेता था, या आपके जेब में इंडी पेन है तो उसको उठाता था। लेकिन आज आप मार्क करना, वो न चश्मे को हाथ लगाता है न इंडी पेन को हाथ लगाता है, वो आपका मोबाइल फोन छीनता है। यानी वो बाकी कुछ समझे या न समझे, डिजिटल ताकत को समझता है। समय की मांग है कि हम इस बदलाव को समझें। मोदी जब मुख्यमंत्री बने तो तकनीक से गुजरात के तटों पर रहने वाले मछुआरों की जिंदगी में बड़ा बदलाव किया। सैटेलाइट की मदद से पानी के प्रवाह का पता लगाया जाने लगा। इससे तूफान आने से पहले ही मछुआरों को आगाह कर दिया जाता था और उनकी जान बच जाती थी। सैटेलाइट की मदद से आदिवासियों की जमीन की पहचान करके उन्हें मालिकाना हक दिया गया। देश में सैटेलाइट का यह अपनी तरह का पहला उपयोग था जो मोदी ने किया। मोदी के कार्यकाल में गुजरात के हिस्सों की सैटेलाइट से मैपिंग की जाने लगी थी। पहले लोग दबाव बनाकर अपने इलाके में स्कूल बनवा लेते थे, जिसकी वजह से दूसरे इलाकों में स्कूलों की कमी हो जाती थी। लेकिन सैटेलाइट मैपिंग से यह पता किया जाने लगा कि किस इलाके में स्कूल होना चाहिए और कितनी दूरी पर होना चाहिए। इसी तकनीक से मोदी ने गुजरात में सरकारी अस्पताल भी बनवाए। साल 1984, 85 और 86 में गुजरात में अकाल पड़ा था। संघ के शिविर में चर्चा की जा रही थी कि गुजरात के लोगों की मदद कैसे की जा सकती है। मोदी बैठक में सबसे पीछे बैठे थे। जब सारी चर्चा समाप्त हो गई तो मोदी ने कुछ बोलने के लिए हाथ उठाया। ये देखते ही प्रचारक केशव राव देशमुख नाराज हो गए और बोले कि तुम पूरी चर्चा में चुप रहते हो और आखिरी में बोलते हो। मोदी ने कहा कि आप बोलें तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
लेकिन प्रचारक को पता था कि मोदी के पास कोई अच्छा आइडिया ही होगा, इसलिए उन्होंने मोदी को बोलने का पूरा मौका दिया। मोदी ने बैठक में पैसा इकट्ठा करने वाले फैसले का विरोध किया। मोदी ने कहा कि हर शाखा से अगर सुखड़ी को इकट्ठा किया जाए तो अकाल पीड़ितों की ज्यादा मदद की जा सकेगी। गुजरात में सुखड़ी एक पकवान है जो स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। मोदी 4 घंटे तक सुखड़ी पर बोलते रहे। जब संघ की बैठक समाप्त हुई तो पहले पास हुआ हर प्रस्ताव रोक दिया गया और मोदी का सुखड़ी प्लान पास हो गया। मोदी के दिमाग का कोई सानी नहीं। गुजरात में बिजली बचाने के लिए मोदी ने गजब तरीका खोजा। पूर्णिमा की रात गुजरात की स्ट्रीट लाइट को बंद कर दिया जाता था। लोगों को सड़क पर आने को कहा गया। चांद की रोशनी में स्पोर्ट्स खेले गए। चांद की रोशनी में सुई में धागा डालने की प्रतियोगिता होने लगी। इससे मोदी ने बिजली भी बचाई और लोगों को कुदरत से भी जोड़ा। मोदी बीजेपी के महासचिव रहते हुए दिल्ली में रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री का ऑफिस तक नहीं देखा था। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तब जाकर मोदी ने प्रधानमंत्री का कमरा पहली बार देखा था। मोदी ने उस कमरे में सोचा कि क्या ये वही कमरा है जहां नेहरू बैठते थे, जहां लाल बहादुर शास्त्री बैठते थे। तब मोदी को क्या पता था कि एक दिन वो भी पीएम चैंबर की शान बनेंगे। मोदी जब दिल्ली में थे तो बीजेपी ऑफिस के कमरे में रहते थे। खिचड़ी खाते थे जो वो खुद ही बनाते थे। सुख सुविधा के नाम पर मोदी के पास एक तांबे का घड़ा और खटिया भर थी। मोदी जब अहमदाबाद संघ मुख्यालय में भी रहते तो वहां साफ सफाई करना, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोना जैसे छोटे काम करते थे। मोदी ने कभी किसी काम को करने से इनकार नहीं किया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी ने देखा कि उनसे पहले मुख्यमंत्री रहे केशुभाई पटेल की कुर्सी बड़ी भव्य थी। मोदी ने वो कुर्सी बदलवा दी और सचिवालय की आम कुर्सी पर बैठ गए। इस घटना को सचिवालय में फैलते 1 घंटा भी नहीं लगा। सचिवालय के अधिकारी बात करने लगे कि ये आदमी दूसरी मिट्टी का बना है। मोदी जब तक मुख्यमंत्री रहे ये सादगी बरकरार रखी। आज पीएम बनने के बाद भी सादगी से रहते हैं। आर्मी के एक पूर्व अधिकारी मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और साथ में वो अपनी बीवी का मैसेज भी उनके लिए लेकर पहुंचे थे। दरअसल पूर्व अधिकारी की बीवी ने यह मैसेज मोदी के लिए दिया था कि जब भी वो मोदी से मिले तो ये जरूर पूछना कि आखिर वो अपनी हर एक योजना का नाम संस्कृत में क्यों रखते हैं। पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। मोदी ने जब ये सुना तो वो जमकर हंसे। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी ने पहली बार सरकारी फाइल ध्यान से देखी। मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे पी.के. मिश्रा ने फाइल बढ़ाई तो मोदी अपनी जेब से पेन निकालकर साइन करने लगे। तब मिश्रा जी ने मोदी को समझाया कि किस रंग के पेन से मुख्यमंत्री को फाइल पर साइन करना होता है। मिश्रा जी मोदी के सबसे करीबी अफसरों में रहे। अब मिश्रा जी पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। मोदी जब मुख्यमंत्री बने तो गुजरात में बिजली की कमी थी। 10-15 दिन बाद चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने मोदी का सम्मान किया। मोदी को वहां पता चला कि देश में उस समय 50,000 मेगावाट बिजली की कमी थी। मोदी ने मंच से निश्चय किया कि गुजरात अकेले 10,000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। उस समय गुजरात में 4,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था। तब लोगों को लगा कि मोदी को किलोवाट और मेगावाट में अंतर भी नहीं पता है। लेकिन कुछ ही सालों में गुजरात 12,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने लगा। गुजरात के पास सरप्लस बिजली हो गई। मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए कभी कोई फाइल नहीं पढ़ी। वो अधिकारियों से मुद्दा समझ लेते थे और उसी आधार पर फैसले लेते थे। मीडिया को ब्रीफिंग देते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोदी ने 13 साल तक मुख्यमंत्री रहते हुए कोई फाइल नहीं पढ़ी, लेकिन उनको राज्य से जुड़े हर मामले की पूरी जानकारी रहती थी। मोदी ने मुख्यमंत्री पद का ऐलान होने के बाद किसी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। मोदी ने तय किया था कि वो किसी पार्टी कार्यकर्ता की गाड़ी का ही इस्तेमाल करेंगे और ठीक वैसा ही हुआ। बहुत कम लोगों को पता है कि मोदी शपथ लेने के बाद भी सरकारी गाड़ी में नहीं बैठे थे। वो महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाने गए तो किसी पहचान वाले की गाड़ी में गए थे। मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हुई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत मजेदार थी। मोदी से एक पत्रकार ने सवाल किया कि मोदी जी, आपकी कैबिनेट कितने टायर की होगी? मोदी को इसका जवाब नहीं पता था। वो बोले, मोदी टायर की होगी।
ये सुनते ही पूरा माहौल हल्का हो गया। सबने मोदी की हाजिर जवाबी का लोहा मान लिया, लेकिन असलियत तो सिर्फ मोदी को ही पता था कि उनको सवाल का जवाब नहीं मालूम था। मोदी आज भी हाथ से विनोद से माहौल को हल्का कर देते। सभापति जी, रेणुका जी को आप कुछ मत कहिए। To the office and also to media, सभापति जी, not to report such a loose talk and unruly behavior. Please. सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। मोदी से पहले जो भी मुख्यमंत्री होते थे वो ऑफिस टाइम से नहीं जाते थे। सुबह 10 बजे ऑफिस होता तो सीएम 12 बजे पहुंचते थे, लेकिन मोदी ने परंपरा बदल डाली। मोदी सुबह 9:45 बजे अपने दफ्तर पहुंच जाया करते थे। मोदी के इस अनुशासन का अधिकारियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। जो अधिकारी लेट लतीफ थे वो वक्त के पाबंद हो गए। सरकारी काम में तेजी आ गई। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी जब पहली बार कलेक्टरों की सालाना बैठक में पहुंचे तो बड़ी दिलचस्प घटना घटी। पहले सीएम मुख्य अतिथि होते थे तो दीपक जलाते थे और भाषण देकर चले जाते थे। कार्यक्रम चलता रहता था। कुछ घंटे बाद पंडाल खाली हो जाता था, लेकिन मोदी तो मोदी ठहरे। वो पहली बैठक में सुबह से लेकर रात 11 बजे तक बैठे रहे, सबको सुना और फिर भाषण दिया। कलेक्टरों के पसीने छूट गए थे। रात के 3 बज रहे थे, मोदी का फोन बज उठा। फोन पर बात करने वाला व्यक्ति बड़ौदा का रहने वाला था, जिसके घर 20 साल पहले कभी जाकर मोदी रुके थे। मोदी ने फौरन ही उन्हें पहचान लिया, बल्कि उन्हें यह भी बता दिया कि हां, आप तो वो स्टेशन के सामने रहा करते हैं। बड़ौदा में रहने वाले उस व्यक्ति ने मोदी को सूचित किया कि बड़ौदा में एक विस्फोट हो गया है। मोदी ने बगैर वक्त गंवाए वहां के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। मोदी की तेजी देखकर वो अधिकारी हैरान थे। उन्होंने कहा, सर माफ कीजिए, जो सूचना हमें आपको देनी चाहिए वो आप हमें दे रहे हैं। गुजरात कैडर के 1981 बैच के अधिकारी हैं हसमुख आधिया, जो कि देश के वित्त सचिव भी रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब एक मीटिंग के दौरान हसमुख आधिया भी मौजूद थे। तब नरेंद्र मोदी ने एक पियोन की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि इन्हें देख रहे हो हसमुख आधिया, ये प्रताप हैं और इनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। जब कभी भी किसी आमंत्रण पत्र पर कोई नाम आदि लिखवाना हो तो इनकी अच्छी हैंडराइटिंग का उपयोग कर सकते हो। यह सुनकर हसमुख आधिया बहुत ही हैरान हुए। दरअसल जिन्होंने भी नरेंद्र मोदी के साथ काम किया है वो जानते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी अपने साथ काम करने वाले हर स्तर के कर्मचारी और अपने साथियों का नाम अच्छे से जानते हैं और उनके हुनर को भी वो बखूबी पहचानते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की याददाश्त बहुत तेज है। एक वाकया एथलीट दीपा मलिक ने बताया। राष्ट्रपति भवन में 15 अगस्त को एक रिसेप्शन था जिसमें खिलाड़ियों को भी बुलाया गया था। एथलीट दीपा मलिक पीएम मोदी का ऑटोग्राफ लेना चाहती थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से मिल रहे थे तो कुछ लोग दीपा मलिक के ऊपर से झुककर उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करने लगे। यह देखकर प्रधानमंत्री ने अपने दोनों हाथों से लोगों को पीछे करना शुरू किया और बोले, अरे इसकी पीठ का कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, टांके हैं, कहीं चोट ना लग जाए। पीएम मोदी की इस बात ने दीपा मलिक को बहुत प्रभावित किया कि एक प्रधानमंत्री को मेरी पीठ पर लगी चोट के बारे में भी ख्याल है। दीपा को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है और उन्होंने इतने प्यार से उनका जो कंसर्न आगे आया कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए। नरेंद्र मोदी की स्कूलिंग वडनगर में हुई थी। स्कूल में नरेंद्र मोदी की गिनती प्रतिभाशाली छात्रों में होती थी। वो बचपन से ही बहुत अच्छा भाषण देते थे। मोदी को हिंदी और संस्कृत पढ़ाने वाले टीचर प्रहलाद पटेल उन्हें प्यार से नरिया कहते थे। एक दिन अनायास ट्रेन में नरेंद्र मोदी को उनके टीचर मिल गए, लेकिन वो नरेंद्र मोदी को पहचान नहीं पाए। उसके बाद क्या हुआ ये प्रहलाद पटेल से ही सुनिए। पहचानते हो तो हमने भी कभी देखा नहीं आपको, कैसे पहचान? अरे क्या आप नहीं पहचान सकते? तो मुझे तो आश्चर्य हुआ कि कैसे पहचान सकूं? अरे तुम्हारो नरियो, मैं लाड में नरिया कहता हूँ, तुम्हारो नरियो। तो मुझे एकदम आश्चर्य लगा, अरे नरिया। पीएम बनने के बाद जब नरेंद्र मोदी पहली बार अपने गृहनगर वडनगर पहुंचे तो वो अपने स्कूल बीएन हाई स्कूल भी पहुंचे। उन्होंने गाड़ी से उतरकर सबसे पहले अपने स्कूल की माटी को छूकर नमन किया। पीएम मोदी ने स्कूल की मिट्टी से अपने माथे पर तिलक भी लगाया।
वडनगर के बीएन हाई स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1963 से 1967 तक पढ़ाई की थी। मोदी से जुड़ी एक अनसुनी कहानी गुजरात के पूर्व विधायक चंद्रकांत एम पटेल सुनाते हैं। जब मोदी गुजरात के सीएम थे तब एक रैली में उन्हें एक बच्चा दिखा। उसकी गर्दन में तकलीफ थी। पीएम मोदी ने उनके माता पिता को बुलाया और बच्चे का ठीक तरह से इलाज कराने को कहा। गुजरात के सरकारी अस्पताल में बच्चे का ऑपरेशन हुआ और वो पूरी तरह से ठीक हो गया। इनकी माँ बाप को भी बुलाया और इनके साथ बातचीत की कि ये लड़के को ये तकलीफ हो रही है, आप क्या करते हो, ये स्कूल में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है तो स्कूल में हमारी सरकार ने सारी योजना बनाई है, सारा खर्च सरकार देती है। नरेंद्र मोदी के करीबी उन्हें उनके किचन एक्सपेरिमेंट और कुछ भी बेकार नहीं फेंकने की आदत के लिए जानते हैं। मोदी जब हरियाणा के प्रभारी थे तब रोहतक में दीपक उनके लिए खाना बनाया करते थे। दीपक उनके बारे में एक अनसुनी कहानी बताते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी अचार के मसाले और फ्रिज में रखी खिचड़ी के भी पराठे बना दिया करते थे। नरेंद्र मोदी ऐसा करके सबको समझाते थे कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका इस्तेमाल ना हो सके। खिचड़ी निकाल के उसमें प्याज हरी मिर्च काट के वो खिचड़ी को आटा मिला के उसको आटा टाइप का बना, रोटी टाइप का बना दिया गोल गोल, बोले इसके पराठा बनाओ। 26 जून 1975 की आधी रात के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर आपातकाल की घोषणा कर दी। इसके तुरंत बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालयों पर पुलिस का कब्जा हो गया और संघ के प्रचारकों को गिरफ्तार किया जाने लगा। मोदी तब गुजरात में संघ के प्रचारक थे। उन्होंने आपातकाल के अपने संस्मरण एक डायरी में लिखे। बाद में यह डायरी एक किताब के तौर पर छपी। इस किताब का नाम है आपातकाल में गुजरात। इस किताब में नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि कैसे वो और उनके साथी नाथा भाई झगड़ा भेष बदलकर और अंडरग्राउंड रहकर संघ का काम करते थे। उन्होंने लिखा कि वो एक पुराने स्कूटर से संघ के ठिकानों के बाहर भेष बदलकर घूमते थे। आपातकाल के वक्त संघ पर प्रतिबंध लग गया था। आरएसएस के ज्यादातर प्रचारक गिरफ्तार किए जा चुके थे। तब नरेंद्र मोदी को मणिनगर में चुपचाप एक भूमिगत बैठक करके आगे की योजना बनाने का काम सौंपा गया। इमरजेंसी लगने के बाद मणिनगर में 7 जुलाई को रात 8:30 बजे एक पुराने घर में संघ की बैठक बुलाई गई। घर के बाहरी किवाड़ बंद थे। बाहरी कमरे की रोशनी भी बुझा दी गई। बाहर आवाज ना जा सके इसलिए मोदी ने खिड़की बंद करके रेडियो ऑन कर दिया। घर के बाहर संघ से ही जुड़े एक परिवार से जुड़ी एक महिला बैठी थी। मीटिंग के लिए मोदी ने संघ के पदाधिकारियों को एक खास कोडवर्ड दिया था। वहां पहुंचने वालों ने वो कोडवर्ड घर के बाहर बैठी महिला को बताया और इस तरह इमरजेंसी के दौरान पहली भूमिगत बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में एक बड़ा निर्णय हुआ कि जब तक आपातकाल खत्म नहीं होता तब तक आरएसएस के लोग लोक संघर्ष समिति के कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे। जुलाई 1975 में एक दिन नरेंद्र मोदी को एक संदेश मिला जिसमें उन्हें रात 10 बजे के करीब प्रभुदार पटवारी नाम के कार्यकर्ता के घर आने को कहा गया था। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि थोड़ी देर में जॉर्ज फर्नांडिस भी वहां पर आने वाले हैं। जॉर्ज फर्नांडिस आए। वहां उन्हें कोई नहीं पहचान पाया। उन्होंने बिना प्रेस किया हुआ एक कुर्ता पहना हुआ था, सिर पर एक हरा कपड़ा बांधा हुआ था और चेकदार लुंगी पहनी थी। उनकी दाढ़ी इतनी बढ़ी हुई थी कि देखकर उन्हें कोई भी मुसलमान फकीर ही समझता। लेकिन मोदी ने उन्हें पहचान लिया। नरेंद्र और फर्नांडिस एक दूसरे के गले मिले और इमरजेंसी के दौरान खबरों और गुप्त प्लानिंग के बारे में बात की। उन्नीस में मोदी की मुलाकात संघ के प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब से हुई। तब मोदी सिर्फ 22 साल के थे और अपने चाचा के साथ रहते थे। लेकिन वकील साहब ने मोदी को अपने साथ अहमदाबाद में संघ के कार्यालय पर रहने के लिए बुला लिया। यह नरेंद्र मोदी के जीवन का निर्णायक मोड़ था। इमारत में 9 कमरे थे। मोदी सुबह 5 बजे उठकर पूरी इमारत की सफाई करते, सबके लिए चाय नाश्ता बनाते और बारी बारी एक-एक स्वयंसेवक के घर जाते। 1 साल तक मोदी की यही दिनचर्या रही। मोदी पढ़ने लिखने में अच्छे थे, इसलिए उन्हें गुजरात के बाहर से इलाज के लिए अहमदाबाद आने वाले संघ के पदाधिकारियों के लिए रेल टिकट कंफर्म करवाना और पत्र व्यवहार का अतिरिक्त काम सौंपा गया।
इस काम की वजह से मोदी की जल्दी ही कई प्रभावशाली लोगों से अच्छी पहचान हो गई। नरेंद्र मोदी एक बार जिससे मिलते थे उससे हमेशा अच्छा संबंध रखते थे। एमवी कामत और कालिंदी रांदेरी की पुस्तक विकास शिल्पी नरेंद्र मोदी में लिखा है कि एक बार विश्व हिंदू परिषद ने गुजरात के सिद्धपुर में गुजरात सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का पूरा प्रबंध संभालने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के कंधों पर दी गई। मोदी के लिए अपनी संगठन क्षमता सिद्ध करने का यह पहला बड़ा मौका था। सम्मेलन के दौरान एक बड़ी नकद रकम की हिफाजत करनी थी। मोदी ने जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोदा और सारी नकदी उसमें छिपा दी। फिर रात में उसके ऊपर अपना बिस्तर लगा दिया। इस तरह किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी और मोदी ने अपना काम पूरा कर लिया। इमरजेंसी के दौरान बनी लोक संघर्ष समिति के सचिव नानाजी देशमुख गिरफ्तार हो गए। संघ के पदाधिकारियों को इस बात का डर पैदा हो गया कि उनके पास रखी संघ के सारे सीक्रेट ठिकानों और लोगों के नाम पते वाली डायरी पुलिस के हाथ न लग जाए। नरेंद्र मोदी ने वो डायरी बड़ी चालाकी से निकाल ली। इसके अलावा जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान कॉमनवेल्थ देशों से आए संसदीय प्रतिनिधियों के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया तो नरेंद्र ने ही 5 किताबें सीक्रेट तरीके से प्रकाशित करके उन्हें दिल्ली भिजवाने का प्रबंध किया था। ये 5 किताबें थी इंडियन प्रेस गैक्ट, फैक्ट्स वर्सेस इंदिराज लाइज, 20 लाइज ऑफ इंदिरा गांधी, व्हेन डिसओबीडियंस टू लॉ इज अ ड्यूटी और अ डिकेड ऑफ इकोनॉमिक chaos। गुजरात का सीएम बनने से पहले नरेंद्र मोदी एक ऐसा रेजिडेंशियल स्कूल बनाना चाहते थे जो कि आधुनिक स्तर का हो और साथ ही गुरुकुल की परंपराओं पर आधारित हो। अहमदाबाद में ऐसे 2 स्कूलों की शुरुआत हुई। एक का नाम था संस्कार धाम और दूसरे का लक्ष्मण ज्ञानपीठ। साल 1992 में ऋषि पंचमी के दिन इन स्कूलों का जब उद्घाटन हुआ